हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की क्या आज भी मॉर्निंग की क्लास नहीं हुई क्या? बड़े कम लोग हैं, बिग वाइट। हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने ऑर्डर, डिग्री, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे की सारी बातें करी थी। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसे सॉल्व करेंगे तो क्या फंक्शंस बनेंगे। ठीक। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट पे तो बताइए। किसी को भी कोई डाउट है लास्ट क्लास पे से? किसी को डाउट नहीं है तो बेटा फिर आगे चलते हैं हम लोग। Methods to solve a first order first degree differential equation. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स खत्म हो गया है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की आपने सर एक क्वेश्चन कर रहा था। हाँ, उसमें तो एक आधा ही क्वेश्चन होता है बेटा, उसमें तो बाकी तो हम लोग इसी में ही करेंगे, ये जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सिर्फ यही चीज है कि भाई आपको पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लेना है और फिर वो कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया होगा और सी निकाल लेना। ठीक है जी सर। जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है तो वो तो हमने जो क्लास में क्वेश्चन लास्ट टाइम में किया वो बेसिक वाला था। अब उसी के ऊपर आगे वैरायटी कवर अप करेंगे। ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात किया कि बहुत सारे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, उनके ऑर्डर के बारे में बात किया, उनके डिग्री के बारे में बात किया। तो आपने देखा कि बहुत सारे ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, बहुत सारे डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। तो आप लोगों के सिलेबस में जो सॉल्विंग है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही आप लोगों ने सॉल्व करनी है, उसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब अकेला dy बाई डी एक्स होगा, फर्स्ट डिग्री मतलब उसकी पावर 1 रहेगी, उसकी पावर 2 या 3 के बारे में बात नहीं है। कोई एक दो क्वेश्चंस हम लोग क्लास के दौरान वैसे ही कर लेंगे कि जो कि अगर कोई एक आधा हायर डिग्री का भी आ जाएगा या कोई सेकंड डिग्री का भी आ जाएगा तो वो हम लोग जस्ट प्रैक्टिस के नाम पे, जैसे कई बारी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना आसान है। तो बहुत ज्यादा गहराई वाला नहीं, कोई एक आधा सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सेकेंड ऑर्डर का या फिर सेकेंड डिग्री का जरूर क्वेश्चंस के दौरान सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहली टाइप है कि dy बाई डी एक्स आपका fx के बराबर दिया गया है। एक तरफ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो सिर्फ x के टर्म्स में लिखा हुआ है, उसमें कोई भी y की वैल्यू नहीं। तो अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? dx को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और यस सर। राइट हैंड साइड में ले जाके इसको इंटीग्रेट करते हैं।
तो fx का जो भी इंटीग्रेशन बन के आता है, जो भी वो फंक्शन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये टाइप 1 है जिसमें dy बाई dx आपका फंक्शन ऑफ x होगा, अकेला वेरिएबल x राइट हैंड साइड में लिखा होगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा dx के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो y आ जाएगा, राइट हैंड साइड में फंक्शन fx का जो भी इंटीग्रेशन है वो बन के आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट्स ही लगाना ही है। ठीक, यस सर। तो इस टाइप के ऊपर एक दो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। करिए सॉल्व ये दोनों क्वेश्चन। पहला हो गया सर। यस सर, पहला हो सर, दोनों ही हो गए। यस सर, दोनों हो गए सर, डन। हो गए सर। यस सर, हो गए। पहला कैसे करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर x प्लस की पावर माइनस x है उसको राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और dx को भी राइट हैंड साइड में ले ही जाते हैं। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे जी, तो ये तो बन गया yx, और ये क्या बन गया, अगर डिनोमिनेटर को t पुट किया जाए तो ऊपर उसका dt फॉर्म लिखा हुआ है, यस सर। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t पुट किया जाएगा तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx, ये dt बन जाएगा। तो यहाँ से dt अपॉन t बन गया। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, ln ऑफ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं आपको स्टेप्स लिख के नहीं दिखा रहा, लेकिन आप वो कर सकते हो। ये पहले का आंसर आ जाएगा जी। ठीक, सेकेंड, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लोगे। यस सर। यस। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेट कर दोगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, x ln x माइनस x होता है फॉर्मूला। यस सर। सर इसको पहले t मान लो फिर t अगर नहीं याद है तो बाय ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड तो y होना ही है, राइट हैंड साइड में क्या है, फर्स्ट फंक्शन मतलब ln ऑफ x प्लस 1, ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका x डिफरेंशिएशन, अपॉन x इसका इंटीग्रेशन प्लस माइनस 1 करके कर लेंगे। प्लस माइनस 1 यहाँ पे कर लिया जाएगा, तो एक तो बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बाई एक्स प्लस हो जाएगा कंप्लीट। Yes. यस सर। दिस इज द फाइनल आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सी मेंशन नहीं करते हैं, ये नहीं लगाते हैं, तो कई बार आंसर कुछ और ही आ जाते हैं। और उनमें से आपने एक दो चीजें, जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल का बिल्कुल लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोग लेबनीज रूल लगाते थे डिफरेंशिएशन के लिए, उसमें आपने शायद देखा था
कि जब हम लोग उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं और एक बार इंटीग्रेशन के साइन को खत्म कर देते हैं और फिर एंड में जाके वापस से क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, किया था कि पहले तो हम लोग लेबनीज रूल की हेल्प से डिफरेंशिएशन लगाते रहते हैं और फिर वापस से फंक्शन एफ निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो वहां पे भी हमने बार बार ये बात देखी थी कि भाई सी लिखना जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी आपको अलग अलग फंक्शंस मिल जाएंगे और फिर कोई ना कोई एक पॉइंट पे आपको आउटपुट दिया गया होगा तो वो सी निकालना जाएगा। तो अगर आप वो सी ही नहीं मेंशन करेंगे तो फिर उस पॉइंट को देने का क्या मतलब रहेगा, ठीक है। तो ये तो बेटा टाइप 1 रही। अब टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप 2 में क्या है, अगर dy by dx लिखा हुआ है इक्वल्स टू f ऑफ y का मतलब क्या हो गया कि जो राइट हैंड साइड में टर्म लिखा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल y। तो अगर ऐसा केस होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ y डिनोमिनेटर में ले आएंगे dy की तरफ और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। यस। अब इसका जो भी फंक्शन है अकॉर्डिंगली आप इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो इसका तो कोई कॉमन रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज वेरी कर जाएगा। कहने का मतलब अगर सिर्फ y के टर्म्स में फंक्शन लिखा हुआ है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस पूरे के पूरे फंक्शन को dy के डिनोमिनेटर में ले जाओगे और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे। ओके ओके सर। और यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, आप हमेशा ये याद रखिए कि अगर फंक्शन x लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, तो वो हमेशा dx के जब प्रोडक्ट में होगा तभी डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है। और अगर टर्म्स y वाले हैं, फंक्शन y वाला है, तो वो हमेशा dy के साथ क्लब होके इंटीग्रेट हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई y को dx के साथ मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे y dx का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके बताइए, तो आप इसमें डिफरेंशिएशन में तो हम लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं आपको बोलूं कि भाई dy के साथ मल्टीप्लाई कर दो, dy के साथ डिवाइड कर दो और फिर सॉल्विंग कर लो, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप इसमें ये भी नहीं बोल सकते कि सर y²/2 आ जाएगा, ये भी कर लेते हैं। सर इसमें बाय पार्ट्स लगा सकते हैं? इसमें बाय पार्ट्स नहीं लग सकता बेटा, इसमें बाय पार्ट्स कहीं नहीं लग सकता सर। पर अगर y को 1 ले तो एक फॉर्म आ जाएगी ना उसमें। बेटा इसमें बाय पार्ट्स या कुछ भी नहीं लग सकता क्योंकि वेरिएबल दोनों अलग अलग है ना। यस सर। आपका जो डिफरेंशियल है वो x का है, dx है, जबकि जो फंक्शन है वो y का है। आप लोगों ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो भाई sin x का इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ा फॉर्मूले में, तो मैंने अकेला ये तो नहीं बोला कि भी sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैंने उसके साथ में ये भी तो लिखवाया कि उसके साथ में प्रोडक्ट में dx है, तब जाके उसका मल्टीप्लिकेशन -cos x + c आएगा। x इंटू dx होगा तभी उसका इंटीग्रेशन x²/2 आएगा जी, ठीक है ना। बात समझ में? तो इसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर फंक्शन y का है, प्रोडक्ट में dx लिखा हुआ है, आप उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसके लिए जो भी मैनिपुलेशन होगी, देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको, लेकिन इसके लिए जो भी मैनिपुलेशन लगेगी या जो भी ये क्वेश्चन जिस भी फॉर्म का होगा वो आपको आगे करना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट ये याद रखिए
कि भाई dx के प्रोडक्ट में अगर जहां पे भी y आ जाएगा आप उस y के साथ उस dx को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। मेरा यहाँ पे इसको बताने का यही पर्पस था कि भी एफ ऑफ वाई को आपको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ही लेके जाना पड़ेगा, आपको उसको डी वाई के साथ रखना पड़ेगा, तब जाके वो इंटीग्रेट होगा। आप इस पे ये नहीं कह सकते थे कि सर डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब एफ ऑफ वाई इंटू डी एक्स बन गया, उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर वाई वाले टर्म है तो उसको डी वाई के साथ रखना पड़ता है, एक्स वाले टर्म है उसको डी एक्स के साथ रखना पड़ता है, तब उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। करिए सॉल्व। Done, sir. Done. Don't know. Yes. इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके ये न्यूमरेटर में बन चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बन जाएगा, ये राइट हैंड साइड में जाके डी एक्स बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, राइट। Yes. सेकेंड वाले केस में ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आके मैं इसको कॉट वाई लिख दूंगा और इनके इंटीग्रेशंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो कॉन्स्टेंट्स आएंगे दोनों तरफ ऐड होंगे ना वो? नहीं, कांस्टेंट दोनों तरफ नहीं, कांस्टेंट एक तरफ ऐड होता है। Okay. दोनों तरफ ऐड करने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 5 ऐड कर दूं और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐड कर दूं तो क्या कुछ फायदा है? Yes, sir, वही सोचा था। है ना? तो कांस्टेंट हमेशा एक तरफ ऐड करना होता है। टेक्स्ट टाइप 3। अब टाइप 3 से थोड़ा सा टफनेस बढ़ना चालू होता है, which is उसका पर्टिकुलर नाम भी है, that is variable separable forms। देखिए टाइप 3 में क्या है, आपका dy by dx लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में अकेला x का नहीं या अकेला y का फंक्शन नहीं है। अगर अकेला x का होगा तो आप उसे dx के साथ अटैच कर देंगे, अकेला y का होता तो आप dy की तरफ ले जाते हैं, तो वो तो दोनों टाइप्स में हमने देख लिया। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में फंक्शन जो है वो x और y दोनों में है तो फिर क्या करें? तो इसमें ये जो फॉर्म है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देखिए होने को तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड में फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है जिसके वेरिएबल्स आप सेपरेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में फंक्शन x और y दोनों में तो है, लेकिन आप x को अलग कर पाएंगे, वहां से x को या x वाले जो भी टर्म्स हैं उनको अलग कर पाएंगे और y वाले टर्म्स को अलग कर पाएंगे, ऐसा है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में फंक्शन अकेला x या अकेला y का नहीं है, दोनों का है, लेकिन उसमें ये चीज जरूर हो रही है कि x वाले जो टर्म्स हैं वो अलग हो पा रहे हैं, जो y वाले टर्म है वो अलग हो पा रहे हैं। दैट इज व्हाई जो इसका नाम रखा गया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो उस केस में जब हम लोग ये कह ही रहे हैं कि भी
ये जो भी फंक्शन लिखा गया है इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो जो x वाले टर्म्स होंगे वो राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे, जो y वाले टर्म्स होंगे वो क्या लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, dy की तरफ ले आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. वैसे क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं तो उसमें क्या वेरिएबल सेपरेट करके x वाले टर्म राइट साइड में रहने दोगे, उस तरफ dx ले जाओगे, और जो y वाले टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे, dy की तरफ ले आओगे, और फिर आप उसका फर्दर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। पहला हो गया। Yes, sir. First. Done, sir. Done, sir. First. फर्स्ट हो गया। दोनों हो गए। Done, sir. Second. हाँ जी, फर्स्ट पे क्या करना है? Y को लेफ्ट साइड ले आएंगे और dx dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो dy बाय y बन जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 2x अपॉन x प्लस 1 लिखा हुआ है। उसमें न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी जी। ये इंटीग्रेशन बन रहे हैं जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ln ऑफ मॉड y बन गया, राइट हैंड साइड में क्या, इधर 2 ऐड कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो तो ऐड किया है वो इसके साथ क्लब हो जाएगा, 2 कॉमन आके x प्लस 1 के साथ डिवाइड कर देगा, तो पहला इंटीग्रेशन तो 2 dx बन जाएगा। दूसरा वाला क्या है, 2 बाहर वैसे लिख लेते हैं, और ये बना है, तो इसका इंटीग्रेशन 2x, इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, बस क्लियर है? Yes, सेकेंड sir.
उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे प्लस वाली टर्म को, उसके बाद वो dy वाले इकट्ठे कर लेंगे। वाले का यस Yes, sir. तो ये प्लस वाली टर्म है, इसको फिलहाल राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस dy, फिर लिखा हुआ है प्लस में, उसको राइट हैंड साइड में अगर ले जाते हैं तो ये राइट हैंड साइड में माइनस टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। अब y वाले टर्म dy की तरफ ले आएंगे, x वाले टर्म dx की तरफ ले जाएंगे, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहने देते हैं ex dx अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। हाँ जी, क्या बन रहा है? tan इनवर्स y, Yes. y बन गया। tan इनवर्स ex। Yes. यस सर Tan inverse of अगर आप e की पावर x को t पुट कर लेते हो तो e की पावर x इंटू dx, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो बेसिकली ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं वो सारे के सारे स्टेप लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये माइनस tan इनवर्स 1 e की पावर x प्लस c बन जाएगा। ठीक है, हो गए सारे। Yes, sir. सारे हो गए। यस सर हो गए सर Yes, sir. सारे हो गए सर। बाकी लोग भी करिए। हो गए। ओके जी, हो गया सर। थर्ड में क्या है, जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो 1 बड़ा प्लस x इंटू राइज हो जाएगा। Y comma. तो ये dy अपॉन y प्लस 1 और ये x प्लस 1 इंटू, dx। Dx. ये जो दोनों टर्म लिखे हुए हैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उनकी इंटीग्रेशन बड़े ही इजी बन जाता है। यस सर। सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्या है, secant स्क्वायर x tan y इंटू dx। जो प्लस वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस secant स्क्वायर y tan x tan x into tan y इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा सर। x वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं यहाँ पे, और ये y वाले टर्म राइट हैंड साइड में रख लेते हैं जी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या आंसर आएगा? ln of tan ln x of tan equals x। to minus ln of tan x. देखिए यहाँ पे आप इसमें ये देखो कि tan x को अगर t पुट करता है ऊपर में जो dt फॉर्म है वो तो सीधा सीधा ln of tan x बन ही जाएगा। ये भी अगेन इसको अगर t पुट करता है ऊपर में dt फॉर्म लिखा हुआ है तो वो माइनस ln of tan y भी बन जाएगा। साथ में ना जब भी हम लोग कांस्टेंट की बात करते हैं, देखिए अगर हर एक टर्म ln के अंदर है तो वो कांस्टेंट भी हम लोग ln c लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि हमें अकेला c ही लिखना है, उसे कांस्टेंट ही तो अटैच करना है, चाहे वो ln c लिख दिया चाहे अकेला c लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो वैल्यू c है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे केस में अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जब हमारा आंसर इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा लिखा होता है, अगर मैं इस माइनस टाइम्स ln ऑफ tan y को इधर लेके जाता हूं तो फिर ये ln ऑफ tan x इंटू tan y बन जाएगा और ये ln ऑफ c लिखा हुआ है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। तो आपका आंसर कभी भी जो अगर आप इस ln c को अकेला अगर c लिख देते हैं तो कभी भी उस फॉर्म में नहीं पड़ा होता।
अब किसी भी किताब में जाके देख लें या कहीं में भी इस आंसर को देखें तो आपको हमेशा इस फॉर्म में ही मिलेगा। तो इस फॉर्म में लाने का तरीका क्या है कि जो कांस्टेंट है वो आप सी रखने की बजाय एलएनसी रख सकते हो। ठीक सर है, इसमें भी मैं e रेज टू पावर c ऐसे तो नहीं कुछ रख सकता ना? ई रेज टू, देखिए अल्टीमेटली अगर आप अकेला सी रखते फिर वो e की पावर c बन के आ जाता यहाँ पे। नहीं वैसे कह रहा हूँ जैसे सर e की पावर c अगर मैं मान लो कोई भी क्वेश्चन में आता है e की पावर c, तो सर वो तो मैं बाउंडेशन लगा रहा हूँ ना कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए खाली मेरा कांस्टेंट। सी नेगेटिव भी हो ही सकता सर, सी 1 by नेगेटिव e। और लगा दो। ठीक है, यस सर। और सी क्या, मैंने तो एलएनसी लगाया ना, तो एलएनसी तो अगर सी तेरा पॉजिटिव भी होगा तब भी तो एलएनसी तो नेगेटिव हो ही सकता है ना। यस सर। तो मैं तो अपनी मर्जी से एलएनसी अटैच कर रहा हूँ ना, मैं अपनी मर्जी से सी तो नहीं अटैच कर रहा। यस सर। ठीक है ना। यस सर समझ गया। चलिए ये सिर्फ एलन में कर सकते हैं, टेन इनवर्स वगैरह में भी कर सकते हैं? नहीं उसमें नहीं कर पाएंगे, उसमें मतलब अगर आप इस पे करने का ट्राई करेंगे तो किया जा सकता है, पर ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। तो कभी भी आपको इस टाइप का जो आंसर होता है वो हमेशा इसी फॉर्म में ज्यादातर मिलेगा। अगर करना चाहें तो किया जा सकता सर अगर करना चाहेंगे तो सर जो सी है उसको लिख थोड़ ना सकते कुछ, क्योंकि tan इनवर्स की बाउंडेशन होती है रेंज। tan इनवर्स की बाउंडेशन जरूर है, तो लेकिन अगर वो बाउंडेशन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन दिया है तो फिर तो लिख ही पाएंगे। ठीक है, वो आपको खुद ही क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या उसको लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ये कांस्टेंट अटैच करते हैं तो हर बारी ये नहीं होता कि आप हर बारी उसको सी ही लिखेंगे। अगर मैंने उसे tan इनवर्स सी लिख दिया या ln सी लिख दिया या e की पावर सी लिख दिया तो वो भी लिखा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड जो भी उस क्वेश्चन का आंसर जिस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब LNC के केस में तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं tan इनवर्स C के केस में कंडीशंस आ जाएंगी तो डेफिनेटली वो तो रहेगी। अब हो सकता है जो क्वेश्चन आपको दिया गया हो वो ऑटोमेटिकली उसी कंडीशंस के इंटरवल में ही दिया गया हो, तो फिर तो लिखना कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये टाइप 3 समझ में आ गया है। हाँ जी, सबको टाइप 3 समझ में आ गया है, वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की। दैट इज इक्वेशंस reducible to variable separable form। टाइप 4 में क्या है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो एट प्रेजेंट फॉर्म में तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं बन रहा, मतलब आप उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, वो अभी भी जम्बल्ड फॉर्म में ही है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ कन्वर्जन लगा देते हैं तो वो कन्वर्जन लगाने से वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप के ही फंक्शंस होते हैं या पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशंस ही होती हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर dy by dx कुछ f ऑफ ax plus by plus c इस फॉर्म का लिखा हुआ है, मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन एक लाइन के फॉर्म में, मतलब x प्लस वाई अगर आपको दे दिया जाए राइट हैंड साइड में, या x प्लस वाई अपॉन 2x, या ऐसा बोल दो कि
मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो ये केस है कि वेरिएबल एट प्रेजेंट फॉर्म में ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन होती है उसका फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है f ऑफ ax प्लस by प्लस c टाइप का, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप सीधा सीधा ax प्लस by प्लस c को t पुट कर लेंगे। ax प्लस by प्लस c को t पुट कर लीजिए। जब आप ax प्लस by प्लस c को t पुट करेंगे, ये पुट करने के बाद आप अपना जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन t और x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। t और y में भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ज्यादातर हमारी प्रैक्टिस रहती है कि t और x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब अब dy बाई dx को इंटीग्रेट करने की बजाय हम लोग dt बाई dx को इंटीग्रेट करने का ट्राई करेंगे। तो ये रिप्लेसमेंट लगाने के बाद हम लोग अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर देंगे, t और x में। और जब t और x में वो जो इक्वेशन है वो बन जाएगी, वो क्या होगी, एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगी। ठीक, आपको जो क्वेश्चन अभी दिया गया है वो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, वो इस टाइप का एक फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ सम लीनियर फॉर्म। तो आप क्या करते हो, आप सीधा सीधा उस लीनियर फॉर्म को टी पुट कर लेते हो। तो जैसे ही आप उस लीनियर फॉर्म को टी पुट करते हो, तो इक्वेशन जो है आपका टी और एक्स में बना लेते हो। टी और एक्स में जब आप इक्वेशन को बनाते हो तो वो इक्वेशन ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की बन जाती है, ठीक है। फिर सर y का क्या होगा सर, फिर उसमें क्या, उसको इक्वेशन में फिर y का क्या करेंगे हम? t और x में तो हो गया, y रह जाएगा फिर। बेटा मैं आपको यही, y का क्या करना है, आप वेरिएबल को बदल रहे हो। आपने जो इक्वेशन अब y और x में है, तो अब आपने y को बेसिकली एलिमिनेट कर दिया, तो इक्वेशन सारी की सारी क्या रह जाएगी, t और x में रह जाएगी ना। आप उस t और x को इंटीग्रेट कर लेंगे। जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपने जो t को जो माना था, आप एंड में जाके वो t की वैल्यू रख देंगे ना। जी सर, समझ गया, है ना। तो y वो पूरा का पूरा इक्वेशन से ही हटाओगे आप, ऐसा नहीं कि वो y बचा रहेगा कहीं। इसलिए मैं ये आपको यहाँ पे कह रहा था कि भाई आप ax प्लस by प्लस c को t पुट करोगे, तो आपका फंक्शन भी सारा का सारा t और x में चला जाएगा, और साथ में जो डिफरेंशियल है वो आप dy बाई dx नहीं छोड़ेंगे, आप उसे dt बाई dx में लेके जाएंगे। आप dy बाई dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt बाई dx कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो रिलेशन आपने बनाया है, ये जो रिलेशन आपने एज्यूम किया है, इसको सीधा सीधा x के अबाउट डिफरेंशिएट कर लेंगे क्या? तो क्या dy बाई dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt बाई dx आ जाएगी? यस सर। तो वेरिएबल बेसिकली आप बदल रहे हैं। ये जो इक्वेशन है वो अब x और y में की बजाय आप उसे t और x में लेके जा रहे हैं, और डिफरेंशियल भी dt बाई dx के टर्म्स में लेके जा रहे हैं। जब ये कन्वर्जन्स हो जाएंगे, तब आपका इंटीग्रेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे।
और इंटीग्रेट करके आपका जो इंटीग्रेशन है वो पहले तो टी और एक्स में ही आएगा, लेकिन क्योंकि आपको तो क्वेश्चन एक्स और वाई में दिया गया था, तो जहां जहां पे टी है वो वहां पे आप एक्स और वाई टर्म्स रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यस सर। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहले ये दोनों क्वेश्चंस करिए, फिर आगे देखते हैं। से फर्स्ट हो गया। यस सर, फर्स्ट हो गया। ओके जी, हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। tan of x plus y minus secant of x plus y equal to x plus यस constant. सर, एक्स प्लस। ओके देखते हैं बेटा क्या आंसर है। यस हाँ जी, फर्स्ट को करने का तरीका क्या है? एक्स प्लस वाई को टी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो आप यहाँ पे एक्स और वाई को अलग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो भी एक्स और वाई जिस भी फॉर्म में लिखा है वो एक लीनियर फॉर्म है, तो फंक्शन ऑफ सम लीनियर फॉर्म ऐसा लिखा गया है, तो डायरेक्टली ये टाइप 4 का क्वेश्चन बन जा रहा है ना। आपने इसको ऐसे याद रखना है आगे के लिए, ये फंक्शन ऑफ सम लीनियर फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स प्लस वाई को टी पुट कर लेना है जी सीधा सीधा।
अब इसको डिफरेंशिएट भी कर ही लोगे x के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। तो आपने अब ये जो भी कन्वर्जन्स लगाए हैं इनको यहाँ पे पुट करना है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, dt बाई डी एक्स माइनस 1, ये क्या बन गया sin t। अब इस -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 प्लस साइन टी बन गया, और फिर ये जो dt है ये 1 प्लस साइन टी है, ये एक तरफ ले जाएंगे, ये dx है दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्या 1 प्लस साइन टी को इंटीग्रेट किया जा सकता है? यस सर। यस सर। 1 प्लस साइन टी को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या रहता है? tan So x 1 by 2 minus sin में t कन्वर्ट से कर देंगे। tan x by 2 में कन्वर्ट। tan x by 2 या tan t by 2 में कन्वर्ट। नहीं तो 1 माइनस sin t को ऊपर नीचे डिवाइड multiply yes sir क्या लिख सकते हो? 1 माइनस1 माइनस sin t को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 1 माइनस साइन टी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर टी बन जाएगा डिनोमिनेटर, फिर वो ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। तो एक फिर सेकंड secant स्क्वायर की बन जाएगी और एक जाएगा सर, हाँ वो हो जाएगा है ना, वो tan और वो बन जाएगा, राइट सही बात सर है। सीधा सीधा 1 प्लस साइन टी को 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 लिख के कोसिकेंट स्क्वायर की वो इंटीग्रेशन, वो भी इजी है। सही है, आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वैसे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम है। सी किसी भी तरफ अटैच कर दो, मैंने राइट हैंड साइड में पहले अटैच कर दिया। अब इसमें ये cos स्क्वायर टी बन गया, तो पहला बन गया सीकेंट स्क्वायर टी इंटू dt का इंटीग्रेशन, दूसरा sin t अपॉन cos स्क्वायर टी क्या है, tan इंटू सीकेंट। अब इन दोनों के इंटीग्रेशन आप जानते हैं। ठीक, फर्स्ट क्लियर है? यस सर। सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई। सब लोग सेकंड अटेम्प्ट करिए, फिर डिस्कस करेंगे इसको। डन सर। सेकंड हो गया सर। सब लोगों ने कर लिया क्या सेकंड भी? सेकंड में क्या करेंगे? न्यूमरेटर वाला जो टर्म है उसको सीधा सीधा टी पुट कर देते हैं। यस सर। इसको अगर टी पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसका अब डिफरेंशिएशन भी कर ही लेते हैं क्योंकि dy बाई डी एक्स को हमें dt बाई डी एक्स में करना है। फिर 2 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 माइनस dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को तो t माना ही है हमने, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है। देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, इस डिनोमिनेटर को भी हम लोग t के टर्म्स में बड़ा इजीली लिख पाएंगे। कैसे लिखना है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 2t बन गया। अब इस 2t को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये 4 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4x, ये बन गया है। तो 2y माइनस 4x की वैल्यू हम लोग ये पुट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को t और x के टर्म्स में कन्वर्ट किया।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dt बाई डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, क्या बनेगा 10 माइनस 4 मतलब 10 माइनस 5t अपॉन 5 माइनस 2t। यहाँ से dt, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, जिसमें 5 बड़ा इजीली कॉमन लिया जा सकता है। हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? यस सर। 1/5 को बाहर निकाल लेंगे और 5 को 4 + 1 लिख लें। इस 5 को आप क्या लिख सकते हो 4 + 1 बना लोगे और जिससे ये इंटीग्रेशन बड़ा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यस सर। हाँ जी, सबको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। सर मैंने 2x - y को t ले लिया था, फिर हो नहीं रहा। फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आ रहा मेरा। कांस्टेंट को देखिए, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो चाहे आप टी में ले चाहे आधा अधूरा ले लें। जैसे मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, मतलब 2 के साथ मैंने टी को इस टर्म को लेके फिर टी माना। आपने ये 2 नहीं लिया, कोई कहे कि भी सर मैंने +1 ले लिया, कोई कहे सर मैंने -1 ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। मैं चेक करता हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंस हो सकता है वो जो आप एक कांस्टेंट अटैच करते हो उसमें पड़ सकता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू हल्की फुल्की बदल सकती है। ओके, यस सर। जैसे इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैं आपको बार बार बोलता था कि आपने इंटीग्रेशन का मेथड अलग लगा दिया या किसी और ने अलग लगा दिया तो आंसर अलग अलग आ गए। तो एक्चुअल में वो आंसर अलग नहीं है, वो दोनों आंसर सेम है, सही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो फॉर्म या तो अलग है या फिर थोड़ा सा कांस्टेंट का डिफरेंस है। ओके सर। करिए दोनों क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा, थर्ड कैसे करना है? सर x प्लस वाई प्लस 1 को टी स्क्वायर ले लेंगे। ओके, यस सर। सर उससे हो रहा है, बस थोड़ी सी लास्ट की कैलकुलेशन रहेगी मेरी। यस सर। x प्लस वाई प्लस 1 को आप टी स्क्वायर लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो फिर आपने इसको अब डिफरेंशिएट भी कर ही लेना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स को dt बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखना होगा। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt बाई डी एक्स। यस सर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2t dt बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू t। इसकी जगह क्या आएगा, x प्लस वाई की जगह टी टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2। माइनस 2। तो अब ये 2t dt बाई डी एक्स, ये t इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 बन जाएगा। तो बेसिकली ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 कॉम, इससे ये t वाले सारे के सारे टर्म लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 पहले ही बाहर निकाल ही लो और टी स्क्वायर बच जाएगा। टी स्क्वायर बच ही जाएगा तो फिर हम लोग t ऐड कर लेंगे, माइनस 2 भी ऐड कर लेंगे, वही दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट में कर यस देंगे। सर। उससे डिवाइड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल वाली डिवीजन है, यस सर। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जिसमें ये पहला वाला इंटीग्रेशन तो आपका dt का आ जाएगा, 2 टाइम्स dt का आ जाएगा, दूसरा वाला इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका और एक कैंसिल आउट हो रहा है ना, आई थिंक फैक्टर्स बन रहे हैं ना, इसके इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, t प्लस 2 अपॉन इंटू t माइनस 1। t प्लस 2 बनेगा, है ना, यस सर। t प्लस 2 बनेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक वाला जो मेथड हमने पढ़ा था टाइप 13 वो भी लगा लीजिए। जो आपको ठीक लगता है वो लगा लो, मैंने तो फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन किया है। हो जाएगा सॉल्व? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, सर अंडर रूट वाली टर्म को टी पुट करके भी आ जाएगा। यस यस सर, उससे भी आ गया। मतलब वो सारी जगह पे रूट टीम में आ जाएगा, चीजें सब हो ही जाएगा। हाँ जी सर। फोर्थ, सर ये अभी ट्राई नहीं किया। यस सर, थोड़ी देर। करिए ट्राई करिए।
डन सर। ओके डन। डन सर। ओके जी डन सर। इसमें सर बोथ साइड dx से डिवाइड कर दिया था। यस सर। यस सर। सर मैंने तो सी एंड डी लगा यस सर, सी एंड डी निकाल लिया था। dx वाले टर्म एक तरफ कर लो, dy वाले टर्म एक तरफ कर लो। यस सर। यहाँ पे आप देख रहे हो x प्लस वाई वाला जो टर्म है वो दोनों तरफ सेम है जी, तो हमें मतलब x प्लस वाई को या x प्लस वाई प्लस वन को या फिर x प्लस वाई माइनस वन को, तीनों में से कोई भी आप टी पुट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि कांस्टेंट साथ में अटैच करें ना करें टी पुट करते वक्त, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ x प्लस वाई को टी पुट कर रहा हूँ। इससे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डी डी बाई डी एक्स के बराबर। इसको इधर ले आते हैं फिलहाल, तो x प्लस वाई की जगह क्योंकि मैंने टी पुट किया है तो ये टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन बन जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। अब इस वन को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, टी प्लस वन और वन के साथ वन कट जाएगा तो नेट ये टू टी अपॉन टी प्लस वन। अब टी वाले टर्म डी टी की तरफ, अब आप यहाँ पे इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, तो एक तो आ जाएगा हाफ का इंटीग्रेशन और एक रहेगा आपका डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड तो एक्स प्लस सी होना ही है। ये तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत है या इस टॉपिक में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यस सर। आगे चलें। यस सर। यस सर। नेक्स्ट बेटा टाइप 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहली बात है कि वो किस टाइप की होती है कि dy बाई डी एक्स आपको दिया गया है इक्वल्स टू न्यूमरेटर में एक x और y के टर्म्स में फंक्शन लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी x और y के टर्म्स में फंक्शन लिखा हुआ है, और ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। दोनों पॉलिनोमियल हैं, मतलब x यहाँ पे कोई साइन x वगैरह नहीं लिखा होगा, ठीक है। दोनों पॉलिनोमियल है और दोनों पॉलिनोमियल किस टाइप के पॉलिनोमियल हैं,
होमोजीनियस पॉलिनोमियल। ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल है दोनों के दोनों। होमोजीनियस पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिनकी होमोजीनियस डिग्री से है वो। जिसपे हर एक टर्म की डिग्री बराबर है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f of x, y, g of x, y are homogeneous polynomial equations या polynomial expressions with same degree, with same degree मतलब g वाला भी होमोजीनियस तो है, f वाला भी होमोजीनियस तो है, और उनकी दोनों की डिग्री भी बराबर होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें होमोजीनियस पॉलिनोमियल काफी लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को शायद अगर नहीं याद हो तो होमोजीनियस आप किसको बोलते हो? ओरिजिन से। जैसे कि x² + xy मैंने बोल दिया, ये टर्म क्या है या ये फंक्शन क्या बोलेंगे, ये एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे? एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन होमोजेनियस। कि इसमें जो x² है वो वाला टर्म की डिग्री भी 2 है जी, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। जब x और y वाले टर्म आपस में प्रोडक्ट में होते हैं तो दोनों वेरिएबल है तो उनकी डिग्रीज का सम हो जाता है। यस। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला टर्म भी डिग्री 2 का है, ये वाला टर्म भी डिग्री 2 का है, तो मतलब ओवरऑल जो पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन लिखा गया है ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन लिखा गया है, होमोजीनियस पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा गया है। ठीक, सेम तरीके से अगर क्यूब में लिखना हो, ये वाला एक्सप्रेशन, ये भी एक होमोजीनियस है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन इन डिग्री 3, ये 3rd डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं x² + 2xy, अब क्या ये होमोजीनियस है? नो सर। ये होमोजीनियस है। पहले वाले टर्म की डिग्री 3 है, दूसरे वाले टर्म की डिग्री कितनी है जी? दूसरे वाले की डिग्री कितनी है? 2। तो इस तरीके से होमोजीनियस आप किसको बोलते हो? एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि दो वेरिएबल्स में अगर लिखा भी हो तो उसमें हर एक टर्म की डिग्री बराबर होनी चाहिए। वो बराबर कितनी होगी इसके बारे में कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो डिग्री 2 है तो हर एक टर्म की डिग्री 2 होनी चाहिए, 3 है तो हर एक टर्म की डिग्री 3 होनी, 4 है तो हर एक टर्म की डिग्री 4 होनी चाहिए। तो बस ये कंडीशन है कि हर एक टर्म की डिग्री बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या है कि न्यूमरेटर एक होमोजीनियस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर होमोजीनियस है, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस है, और साथ में वो दोनों होमोजीनियस सेम डिग्री के होने चाहिए। न्यूमरेटर में अगर डिग्री 2 है, मान लो न्यूमरेटर ये लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर ये लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? नो सर। इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोला जाएगा। ऑल्दो न्यूमरेटर एक होमोजीनियस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर इंडिविजुअली एक होमोजीनियस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों की आपस की डिग्री बराबर है। न्यूमरेटर डिग्री 2 का होमोजीनियस है, डिनोमिनेटर डिग्री 3 का होमोजीनियस है। ठीक है, समझ में आया सबको? सबसे पहली बात क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या है वो हमने यहाँ पे बात करी है कि भी dy/dx किसके बराबर होना चाहिए? f(x, y) अपॉन g(x, y), जिसमें ये दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशन है ये होमोजीनियस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होने चाहिए विद सेम डिग्री, तब हम लोग इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे।
अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप y को सीधा सीधा tx पुट कर लीजिए, या फिर x को ty पुट कर लीजिए। ज्यादातर हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं, x को ty भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादातर हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं कि y को tx रख लेते हैं। तो y को जब आप tx रखेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले t को ऐसे ही मान लिया, ऐसे रख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर x को ऐसे रख दिया, t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dt बाई dx। तो y को tx मान के पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में क्या होगा? राइट हैंड साइड में क्या होगा? y खत्म हो जाएगा, अकेला t और x वाले टर्म रह जाएंगे। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं। तो ये कन्वर्जन लगाने के बाद आपका जो ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। will be converted into ये रिप्लेसमेंट लगाने से ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब t वाले टर्म एक तरफ चले जाएंगे, x वाले टर्म एक तरफ चले जाएंगे। तो t वाले टर्म ऑब्वियसली बात है आप dt की तरफ लेके जाओगे, x वाले टर्म dx की तरफ लेके जाओगे, फिर उनका इंटीग्रेशन आप कर लोगे। ओके, याद रहेगा? हाँ जी, सबको याद रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसकी कंडीशन और उसको सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चंस करें इसके ऊपर बेस्ड। बेटा कुछ रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। यस सर। यस। पहले ये दोनों क्वेश्चन करिए, फिर आगे देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार ये प्लीज दोबारा बता दो कि जो इक्वेशन आपने लिखी है y इज इक्वल टू tx के नीचे वो कैसे लिखी है? बेटा दोनों तरफ हमने x के अबाउट डिफरेंशिएट कर लिया है। ओके सर, ठीक है।
सो फर्स्ट हो गया। सर ये फर्स्ट डन। हो गया। इससे हो सर हो गया first। सर सेकंड भी हो गया। सर सेकंड। डन सर बोथ। हाँ जी, फर्स्ट कैसे करना है? dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले तो dy/dx देख लेते हैं क्या बन जाएगा। माइनस टाइम्स y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। न्यूमरेटर भी डिग्री 2 की होमोजीनियस पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा, डिनोमिनेटर भी। तो y को हम लोग पुट कर देंगे tx। तो y को जैसे ही हम लोग tx पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करके हमेशा यही बनेगा। ओके, इस जो हमने थ्योरी की तरह लिख ही लिया है। तो dy/dx की वैल्यू हम लोग ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? y को tx रखा था तो tx आ गया जी, इधर x प्लस tx आ गया जी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1 + t माइनस टी टाइम्स 1 + t ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब ये जो अकेला t है ये भी हम लोग राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। ये था माइनस टी, ये माइनस टी स्क्वायर, तो ये इधर आके -2t माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। अब t वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, dx और x वाले टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल्स टू माइनस, इधर कॉमन लेके इधर रहने दिया था, dx अपॉन, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। हो जाएगा? यस सर। फर्स्ट का सॉल्यूशन सबको समझ में आया है? सेकेंड कर लिया क्या? यस सर। सर हाँ जी, तो फर्स्ट का आंसर कंफर्म करवा दोगे? बेटा कैलकुलेशन तो अब आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा कंप्लीट अब तो। ओके सर। सेकेंड में क्या है? dy/dx क्या बनेगा? xy अपॉन x² + y²। तो इसमें भी अगर हम लोग y को tx रखें तो dy/dx क्या बन जाएगा? और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये y की जगह tx,
फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये वाला जो t है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब ये जो x dt x इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गई थी, इसमें हम लोग x वाले टर्म राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, t वाले टर्म लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। यस सर। ये थर्ड क्वेश्चन करिए पहले।
हाँ जी बेटा, कैसे करना है? x को ty पुट कर देंगे। इस पे x बाय y के टर्म्स लिखे हैं, तो इसमें बेटर है कि अगर आप x बाय y को t पुट कर लें, दैट मींस x को ty पुट कर लें, राइट। और इस क्वेश्चन में फिर अब पूरा का पूरा जो है ना टर्म्स हैं वो अब t और y के टर्म्स में रह जाएंगे, x खत्म हो जाएगा। ओके, तो dx अपॉन dy ये क्या बन जाएगा? t प्लस y इंटू टी dt बाई dy। अब ये वाला टर्म अब क्या लिखा होगा? 1 प्लस 2 ई की पावर t। ये dy के साथ अगर मैं डिवाइड कर देता तो ये dx अपॉन dy बन जाता है, जिसको मैं t प्लस वाई इंटू डी टी बाई डी वाई लिख सकता हूँ। ये वाला dy के साथ डिवाइड होने के बाद ये dx अपॉन dy बन जाता है, राइट। इंटू t 2 इंटू ई की पावर t इंटू 1 माइनस t इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इन टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। टी माइनस इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, सबको समझ में आ रही है कैलकुलेशन की नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है। अब यहाँ पे बेटा 2t इंटू ई की पावर t, ये वाले दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? माइनस कॉमन रहेगा। अब ये t वाले टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये अब आपका इंटीग्रेशन। यस, नीचे वाली टर्म को m पुट कर देंगे। यस नीचे वाली टर्म को सीधा सीधा u पुट कर लो और ऊपर उसका du फॉर्म लिखा हो। ठीक है, तो ये ln ऑफ du अपॉन u मतलब ln ऑफ u, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस ln y बन जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर सब जगह ln वाले टर्म्स हो तो कांस्टेंट भी आप ln के टर्म्स में ले सकते हो। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लेना, जिससे ln वाला टर्म खत्म हो जाएंगे, और फिर एंड में जाके t की जगह x अपॉन y भी पुट कर देना। ओके, समझ में आया है? यस सर। अब एक दो क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, घर पे ट्राई कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये बार बार ऑडियो ऑन ऑन कौन कर रहा है भाई? एफ डैश ऑफ ये दो क्वेश्चन लिख लीजिए,
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। अच्छा, एक आप लोग मेरे को डिस्कशन का बताओ। आज की डिस्कशन तो हो जाएगी, शाम को 4:30 पे है ही। नेक्स्ट वीक में हम लोग जो एरिया चैप्टर है उसकी ट्यूसडे को डिस्कशन कर लें एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 सर डाउट स्लॉट में ही होगी ना? डाउट स्लॉट ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। कितने? बताइए। वेडनेसडे वेडनेसडे कर लो सर। ओके, वेडनेसडे कर लेते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। आप लोगों का